ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। एक कंसोलिडेशन का दिन आपको नजर आया। बीता हफ्ता स्ट्रांग था ग्लोबल इक्विटीज के लिहाज से, इनफैक्ट अक्रॉस ग्लोब थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए भारतीय बाजारों में भी शुरुआत बेहतर हुई थी। अभी भी मेरे ख्याल से फ्लैटिश, निफ्टी 4-5 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ, हालांकि दिन के दौरान 78-77 के हाईज थे, वहां से 17-18 पॉइंट नीचे हैं। लेकिन कंसोलिडेशन है। सेंसेक्स हल्के लाल निशान, 2-2.5 पॉइंट की कमजोरी है, इसलिए मैंने यूज करा था वर्ड कंसोलिडेशन। बीते हफ्ते स्ट्रांग मूव्स आते हुए, हालांकि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपको याद होगा तो बड़ा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। शुरुआत सुस्त, उसके बाद तगड़ा एकदम मोमेंटम आया था। इसी शो के दौरान फ्राइडे को आया था 10:30-11 के आसपास, फिर 2-2.5 बजे के आसपास मुनाफा वसूली और फिर एकदम सपाट जाके क्लोज हुआ था। आज वही ट्रेंड कंटिन्यू होता हो तो कंसोलिडेशन एटलीस्ट इस समय। मिड कैप्स में 1/3% की बढ़त है, स्मॉल कैप्स में 3/4% के आसपास की बढ़त है। तो जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, बेंचमार्क्स को हटा दे तो वहां पे मोमेंटम इंटैक्ट है, वहां पे तगड़ा मूव है। इसलिए मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगा 2:1 का रेशियो, यानी कि हर जितने शेयर बाजार में इस समय ट्रेड हो रहे हैं, 2/3 उनमें से शेयर इस समय हर निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये एक इंकरेजिंग सिग्नल है। बैंक निफ्टी 1/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पर आएगा। मेरे ख्याल से सिर्फ एक एफएमसीजी में थोड़ा प्रेशर है, मेटल्स में थोड़ा दबाव है, फार्मास्यूटिकल्स ठंडे पड़े, अदरवाइज बाकी सेक्टरल पॉकेट्स में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग है, कैपिटल गुड्स 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ, और बैंक तो मैंने हाईलाइट किया ही क्या। लेकिन चलिए बाजार में क्या रणनीति बनाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हफ्ता है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो ये ट्रंकेटेड यानी कि एक छोटा हफ्ता है। वेडनेसडे को गुरु नानक जयंती के चलते एक मार्केट हॉलिडे है, ट्रेडिंग हॉलिडे है। आज वित्त मंत्री साहब तमाम पीएसयू बैंक चीफ्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद थर्सडे को नवंबर वायदा की एक्सपायरी होनी है, और साथ साथ विंटर सेशन जो शीतकालीन सत्र है संसद का, उसकी शुरुआत होगी। और ऑफ लेट थोड़ी सी उम्मीदें बन गई हैं, चाहे वो लैंड बिल को लेकर हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर जिस तरह की बातचीत या जिस तरह से वित्त मंत्री मुलाकात कर रहे हैं बाकी अपोजिशन लीडर्स से, वो सब थोड़े से इंकरेजिंग फैक्टर हैं। तो कुछ होप तो बिल्डअप हो रही है। तो ऐसे में इस हफ्ते को कैसे अप्रोच करूं, किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होगी, ये समझने की जरूरत है। और साथ साथ आपके आज की जो तमाम क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे साथ राकेश बंसल और शाहिना मुकादम जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है सीधी सी आवाज पर। राकेश, क्या लग रहा है सर? इंपॉर्टेंट वीक है, मैंने हाईलाइट करा था, लेकिन निफ्टी पे क्या रणनीति बनाऊं, और एक्सपायरी अंदाजन किन लेवल्स के आसपास आपको नजर आ रही है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मार्केट एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है और काफी पेनफुल कंसोलिडेशन है। मार्केट देखें, अगर अब ऊपर की तरफ चलता है तो अगर कोई क्विक नहीं है प्रॉफिट लेने में, तो मार्केट में इमीडिएट रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और जब मार्केट में डिक्लाइन आता है तो भी अगर किसी ने शॉर्ट करा और क्विकली प्रॉफिट्स नहीं लिए तो मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल दिखाता है। मार्केट एज ऑफ नाउ एक रेंज में स्टक है, नीचे में 7800, 7810 एक नीचे में एक निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ऊपर में देखें तो आशीष जी 7860 के अराउंड एक रेजिस्टेंस था शुक्रवार के सेशन में। निफ्टी ने ना सिर्फ 7860 के लेवल को तोड़ा, इनफैक्ट 7900 के ऊपर भी निकला। एक रेंज में स्टक है, बट अगर आप जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं उनका अगर इंडिविजुअल चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि एक्सपायरी एक ऊपरी स्तरों के आसपास होगी। एक मार्केट में मुझे एक रैली की संभावना लग रही है एक्सपायरी से पहले, और मुझे ऐसा लगता है कि 7900 के अराउंड मार्केट शायद एक्सपायरी लेगा। ओके, तो 7900 के आसपास थर्सडे को शायद बाजार क्लोज हो, यानी कि यहां से कुछ इंच भी करते हुए नजर आएंगे। इसलिए राकेश कह रहे हैं एक्सपायरी इन लेवल से बेहतर नजर आती है। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हमारे साथ दिल्ली से योगेश कोपली जी जुड़े। योगेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास 200 शेयर गोदरेज कंज्यूमर के हैं, जिसकी परचेज है 1261.50 एवरेज प्राइस। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, अभी रिटेन करना चाहिए या? गोदरेज कंज्यूमर तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने लंबी अवधि के लिहाज से निवेश किया था योगेश जी? नहीं, इतनी लंबी के लिए तो नहीं किया था, मगर जितना अभी चल रहा है प्राइस, तो क्या इसमें एग्जिट करना चाहिए या लॉन्ग रन में ये पे करेगा? इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, मैं शाइना से लेना चाहूंगा। अब शाइना, गोदरेज कंज्यूमर खरीदारी करी थी, 200 शेयर्स के आसपास है, 1230 की बाइंग थी, तो इनकी बाइंग से इस समय 30-31 रुपए नीचे चल रहा है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए किसी को भी अगर उसके पास पोर्टफोलियो में है?
और मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली उनका थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, एक 1170 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बट अगर आप 2 साल का चार्ट देखें, द ट्रेंड इज रियली अप, ये एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है। और इस हिसाब से मेरा मानना है कि उनको अगर 1 साल होल्ड करे तो 1500 1,500 का उनको लेवल दिख सकता है। और जो FMCG जो सेक्टर है थोड़ा बहुत दबाव में है, बट अगर गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स आपने देखा हो तो आई थिंक दे आर डूइंग प्रिटी वेल। उनका रेवेन्यू भी अच्छा ऊपर था, कुछ 9% ऊपर था, प्रॉफिट्स भी ऊपर था। वैल्यूएशन जरूर थोड़ा बहुत महंगा है, इट्स अबाउट 50 टाइम्स FY17 अर्निंग्स, पी बेसिस पे थोड़ा महंगा है जैसे सब FMCG कंपनीज है। तो एक बार अगर उनको अच्छा बाउंस मिले 1500 तो ही कैन एग्जिट एंड देन लुक एट गेटिंग इन एट लोअर लेवल्स। बट अभी तो फिलहाल होल्ड करें, द स्टॉक इज लाइकली टू अगेन शो अ बाउंस। ओके, तो होल्ड करके चले यहां पर। लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न, अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है योगेश जी ये स्टॉक। लेकिन अब हमारे साथ बलिया से प्रतीक कुमार जी जुड़ रहे हैं। प्रतीक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। प्रतीक जी नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे प्रतीक जी से फिर से जुड़ने की, लेकिन एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद भी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलिया से प्रतीक कुमार जी। प्रतीक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर, ये हमको जानना है सर कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है सर। टाटा मोटर्स, प्रतीक जी क्यों आपने चुना टाटा मोटर्स, कोई खास वजह थी? नो सर, खास वजह नहीं है, इसमें प्रॉफिट अक्सर देखने को मिलता है सर। जी सर, हम पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं सर। और टाटा मोटर्स आपने चुना है, लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करना है या फिर ट्रेडिंग वेडिंग मूड है? ट्रेडिंग के लिए सर। ट्रेडिंग के लिए टाटा मोटर्स चुना है और पहली बार। राकेश, अगर मैं पहली बार उतर रहा हूं, ट्रेडिंग करना चाहता हूं, कुछ अच्छा स्टॉक दें या फिर टाटा मोटर्स ट्रेडिंग के लिहाज से अट्रैक्टिव लगता है, उतर जाए? आशीष जी, टाटा मोटर का स्ट्रक्चर अच्छा है, बट मैं इनको राय दूंगा, चूंकि ये पहली बार उतर रहे हैं और ट्रेडिंग का नजरिया इन्होंने टाटा मोटर को लिया है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा सा हटे। टाटा मोटर डीवीआर को खरीदना चाहिए। टाटा मोटर डीवीआर को जब से MSCI में एंटर हुआ है, इसका चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है, गैप से खुला 285 के अराउंड स्टॉक ने अच्छा बेस बना है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। और एज अ डिस्क्लोजर हमने टाटा मोटर्स डीवीआर पे एक बाई कॉल भी निकाला हुआ है। मेरा ऐसा मानना है 285 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर के डीवीआर को ट्रेडिंग का नजरिया तो बाय करें। ऊपर में 316 317 का लक्ष्य रखना चाहिए और इस समय ट्रेडिंग के नजरिए से टाटा मोटर डीवीआर में बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। ओके, टाटा मोटर्स से बेहतर है टाटा मोटर्स के डीवीआर में आप बाइंग पोजीशन लेके चल सकते हैं। वैसे जुड़े रहे हमारे साथ, मैं आगे राकेश से उनके इस समय के पिक्स भी मांगूंगा ट्रेडिंग के लिहाज से, तो शायद आपको भी इसका फायदा होगा। लेकिन जब हमारे साथ दिल्ली से अभिनव जी जुड़े हैं। अभिनव जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे को थोड़ा ये जानकारी चाहिए कि मेरे पास डिश टीवी और आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ शेयर हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? अभिनव जी, कुछ शेयर मतलब कितने शेयर और किस भाव पे आपकी खरीदारी हुई थी? आलू वालिया मेरे पास 225 के भाव पर है, 500 शेयर, तो आपको 40 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। और ये डिश टीवी मेरे पास 109 के भाव पे 500 शेयर है। ओके, 500 रुपए नीचे चल रहा है। आपका ट्रेडिंग का नजरिया था अभिनव जी? हाँ जी। ओके, राकेश क्या करना चाहिए अभिनव जी को? डिश टीवी 109 की बाइंग, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट 225 की बाइंग। देखिए आशीष जी, दोनों स्टॉक्स इनके बेहतर हैं, नजरिया भी ट्रेडिंग का है, बट मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जो इनका नजरिया कम से कम 4 से 6 महीने का नजरिया रखें। बजट तक का व्यू बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। अगर पहले आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, नीचे की खरीद है और स्टॉक में 230 235 के अराउंड एक बेस बन रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाय बजट ये स्टॉक 315 320 के भाव दिखा सकता है। काफी स्ट्रांग चार्ट स्ट्रक्चर है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। दूसरा जो इनका स्टॉक है डिश टीवी, 109 के अराउंड की इनकी खरीद है, थोड़ी सी महंगी खरीद है। नीचे में 94 95 स्टॉक का एक सपोर्ट है। चूंकि नजरिया ट्रेडिंग का है, इसमें इनसे मैं गुजारिश करूंगा 94 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये स्टॉक 100 रुपीज के अराउंड आता है एवरेजिंग करें, बट 94 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। बाई बजट इसमें लगता है 122 123 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।
ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद हेडलाइंस और सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू। बाजार में सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट, लेकिन जूट कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल। कमोडिटी बाजार में चौतरफा गिरावट, सोना चांदी 0.5%, क्रूड 3% फिसला, निकेल 3.5% और कॉपर 2% नीचे। एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी, 21 दिसंबर से सेंसेक्स में होंगे शामिल, वेदांता और हिंडाल्को बाहर। एसबीआई समेत 17 लेनदार किंगफिशर के एसेट्स की करेंगे नीलामी, विजय माल्या सरकारी बैंकों का कर्ज चुकाने को तैयार, कंपनियों में बेचेंगे हिस्सा। आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों की क्लास लेंगे वित्त मंत्री, डूबते कर्ज और दरों में कटौती पर होगा खास फोकस। और जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर हरकत फिर शुरू, दोपहर 12 बजे संसद की संयुक्त समिति की बैठक। और क्विकली कुछ स्टॉक्स पर नजर डाल लीजिए। एक तो हेडलाइन में हम हाईलाइट कर रहे थे सेंसेक्स में कुछ बदलाव होने, और वो स्टॉक्स वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एशियन पेंट्स इंक्लूड होंगे, 2 से 2.5% की मजबूती के साथ ये दोनों ही स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं। इसके विपरीत हिंडाल्को और वेदांता, 2 मेटल कंपनीज, इनफैक्ट बेस मेटल्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंसेक्स के बाहर जाता हुआ आपको नजर आएगा। 2% की कमजोरी, इनफैक्ट हिंडाल्को तो 3.5% वायदा में कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है, तो प्रेशर के साथ ये दोनों काउंटर्स ट्रेड करते हुए। लेकिन मैंने हाईलाइट किया था ब्रॉडर मार्केट्स में बड़ा तगड़ा एक्शन है, बड़ा तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्विकली वहां पे फोकस करिए। कुछ स्टॉक्स में सिंगल आउट करना चाहूंगा क्योंकि आजकल ब्रॉडर मार्केट में बड़ा तगड़ा एक्शन है। ओमैक्स 20% ऊपर है, आरपीजी लाइफ साइंसेज 18% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर गॉडफ्रे फिलिप्स चल रहा है नीचे टिकर पे। गॉडफ्रे फिलिप्स यानी कि तमाम सिगरेट कंपनीज में हम देख रहे हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, आज भी 7-7.5% की मजबूती है। नेल्को, एक टाटा ग्रुप कंपनी, इस समय 12% की मजबूती के साथ कामकाज कर रही है। प्रिकॉल, जाना वाला नाम है, 9% के आसपास की ऑटो एंसिलरी स्टॉक में उछाल है। सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स, एक छोटी लिक्विड कंपनी, लेकिन वो 55 करोड़ रुपए का मुझे ख्याल से कुछ दिन पहले आपको याद होगा रेलवे से ऑर्डर मिला था। तगड़ा प्राइस वॉल्यूम एक्शन उसके बाद से, और आज भी वो कंटिन्यू हो रहा है। 7% के आसपास का उछाल, इस समय 3.5% के आसपास का उछाल। सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पर 9% का उछाल है। HSIL, कोपरन जैसे काउंटर्स में 6% की मजबूती। और वायदा में आज सबसे ज्यादा मजबूत जो स्टॉक है वो है जस्ट डायल का काउंटर, 4.5% वायदा में मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। और मेरे ख्याल से तो नीरज की सुबह स्टॉक 2020 टीम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट था, इंडिकेशन थे मजबूती के उन्होंने दिए थे, और वायदा में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर इस समय। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से नीलेश भूषण जी जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मैंने 20 शेयर LNT के खरीदे हैं। ओके सर। एवरेज प्राइस 1525 है, और जैन इरिगेशन के 100 शेयर है 66 रुपीज 70 पैसे के हिसाब से। और मेरा नजरिया 5 साल का है। तो मुझे क्या करना चाहिए LNT में और जैन इरिगेशन में? शायना, लार्सन एंड टूब्रो और जैन इरिगेशन लंबी या फिर इनफैक्ट 5 साल का टाइम होराइजन है, तो क्या दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने लायक है? देखिए, LNT डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है अगर 5 साल का नजरिया है। मेरे हिसाब से इवन नियरर टर्म अगर आप 1 या 1.5 साल का रिटर्न देखें तो आई थिंक 1600 एकदम नियर टर्म में उनको मिल सकता है। LNT के लिए एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1325, एक स्टॉप लॉस, बहुत नियर टर्म स्टॉप लॉस है। अगर वो लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करते हैं देन मे बी डीपर स्टॉप लॉस अगर वो 1250 का लगा है तो भी ठीक है। वहां पर अगर देखें काफी करेक्शन हो गया स्टॉक में इन द नियर टर्म बिकॉज रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे। दूसरी बात, उनका जो ऑर्डर बुक पोजीशन था मैनेजमेंट ने गाइडेंस नियर टर्म के लिए ये साल के लिए लोअर किया हुआ है। बट आई थिंक जैसे इकोनॉमी बढ़ता है और इन्वेस्टर ने बहुत सही 5 साल का नजरिया रखा है, दिस इज वन स्टॉक दैट ये जो बेनिफिट करेगा फ्रॉम द लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा स्टॉक जैन इरिगेशन है। ये स्टॉक के जो नंबर्स थे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे नंबर्स फॉर द
क्वार्टर उनका जो रेवेन्यू था, जो महाराष्ट्र में जो ड्राउट सिचुएशन है उसके वजह से काफी उनके नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे। स्टॉक ने भी बहुत करेक्शन दिया है। इस लिहाज से मेरा मतलब ये मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं बनता है, बट शॉर्टर टर्म के लिए ये होल्ड करना जरूरी है। आई थिंक अगर ये बाउंस देता है टू अबाउट 75 रुपीज, 65 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, नियर शॉर्ट मतलब काफी नजदीक है स्टॉप लॉस, लेकिन एक लगाइए। मेरे हिसाब से ये बॉटम आउट होके थोड़ा बाउंस देने की तैयारी में है। 75 का अगर होता है तो एक बार इन्वेस्टर का मेरी सलाह है कि वो निकल जाए, क्योंकि अगर जो बैलेंस शीट देखे कंपनी का तो डेट बहुत हाई है और नियर टर्म में कंपनी सम 750-800 करोड़ का फंड्स रेज करने की बात कर रही है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से नियर टर्म में बाउंस आ सकता है। वो बाउंस को इन्वेस्टर्स शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट द स्टॉक। ओके, लार्सन & टूब्रो 5 साल के लिए हाँ, जैन इरिगेशन ट्रेडिंग बायसेस के साथ इस टाइम अप्रोच करें। लंबी अवधि के लिए तो चाइना की बात सुनकर लगता है कन्विक्शन नहीं आ रहा है। झारखंड रांची से हमारे साथ विजय कुमार जी जुड़े हैं। विजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर, यस सर, बात कर रहा हूँ। यस सर। सर मेरा डीएलएफ है 1500 शेयर 109 के रेट पे, तो मैं क्या कब तक रुकूं इसमें? 1500 शेयर हैं 109 के। अच्छा विजय जी, जब आपने लिया था तो ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या फिर रख लिया था, अच्छा भाव मिल रहा था लंबी अवधि के लिए? सर उस समय तो ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था और उस समय एक बाय कॉल भी इस पे आई थी 121 के टारगेट के लिए। हाँ। तो टाइम हो गया क्या? क्योंकि बीच में तो उछाल आया था, बाकी उछाल आया था, उसके बाद वापस ठंडा पड़ गया स्टॉक। हाँ सर, उछाल में मिस आउट करके? नहीं सर, हम लोग बार बार देखते नहीं ना और नहीं कर पाते हैं डेली। तो आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो फिर तो जरूरी है कि आपको डिवोशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करने ज्यादा अच्छा है कन्विक्शन के साथ लंबी अवधि के लिए। खैर चलिए, डीएलएफ में आपने पैसा लगा लिया है, इनकी बाइंग से राकेश 5-6 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करें? आशीष जी, चूंकि नजरिया ट्रेडिंग का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 94 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। डीएलएफ को देखें तो जब काफी माहौल डीएलएफ के लिए खराब था, फंडामेंटली भी जब ये स्टॉक काफी खराब हो रहा था, टेक्निकली भी स्ट्रक्चर काफी खराब थे, 2-3 बार स्टॉक नीचे की तरफ गिरा है, बट 94 के अराउंड स्टॉक ने सपोर्ट लिया और इस बार ही मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस इस चीज के ज्यादा है कि 94 रुपीज के लेवल नीचे में नहीं टूटेंगे। 94 का लेवल का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और ऊपर में अगर नीचे में 94 के लेवल्स नहीं ट्रिगर होते हैं, जिसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा लगते हैं, तो ऊपर में 135-136 के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो होल्ड करें, अपसाइड अच्छी नजर आती है 135-136 तक के लेवल्स राकेश बता रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं देख रहा था जो स्टॉक्स जिन पे हम बातचीत करने वाले हैं वो आपको बता दूं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट स्पेस का बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक HDIL, बैंक ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, लार्सन & टूब्रो, ITC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक सीक्वेंस में सॉल्व करूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक स्टॉक जो अच्छी हरकत दिखा रहा है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। लगातार बड़ा स्ट्रांग मूव है इस काउंटर में, आज भी 7% के उछाल के साथ कामकाज। और थोड़ा सा लंबा अगर चार्ट देखेंगे, जब से वो डीमर्ज हुआ तब से किस तरह का FI एक्शन आया, किस तरह से दिग्गज निवेशक इसमें घुसे हैं और लगातार स्ट्रांग मोमेंटम है। आज भी दिन के हाईस पे अब ये काउंटर कामकाज कर रहा है। एक महीने में 40% के रिटर्न्स। वक्रंगी वापस 10-10.5% के आसपास के उछाल के साथ, ये वो स्पेसिफिकली ITES कंपनीज हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तगड़ा मोमेंटम यहां पर है। वाइसरॉय होटल्स 20% के अपर सर्किट पे लॉक होता हुआ। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो बड़े स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहे हैं। आगे भी डिटेल शेयर करता रहूंगा, लेकिन अब अमृतसर से हमारे साथ किरण जी जुड़ रही हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस मैम। सर मेरे पास LIC हाउसिंग के शेयर्स हैं 2000, 15 साल से पहले हमने रखे हुए हैं। वो जो अब फेस वैल्यू उसका 10,000 हो गए उसके। अच्छा, 10,000 शेयर हो गए अब आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। एडजस्टेड बाइंग वैल्यू क्या होगी, याद है कुछ? 40 to 35 के बीच में पड़ती है। अरे वाह, तो तगड़ा मुनाफा कमा रही हैं आप। और अभी तो मैं सुन रहा था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लेकर बाजार के ज्यादातर लोग बुलिश हो रहे हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो समय से होल्ड करा था मुनाफा वसूल लूं या बने रहूं, आगे भी आउटलुक अच्छा है या नहीं? सही सवाल है किरण जी। हाँ नहीं सर, मेरा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, हम और रखेंगे, लेकिन हमने ये जानना कि इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे रहेगा इसका। फर्दर ऐड कर सकती है या नहीं कर सकती है, जानना चाहती है। शाइना, क्या करना चाहिए? LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी भी अट्रैक्टिव लगता है, किसी को और फर्दर ऐड करना चाहिए?
जरूर एक्चुअली ये सेक्टर जो हाउसिंग फाइनेंस जैसे आपने भी बताया इट्स डेफिनेटली प्रिफर्ड सेक्टर अभी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि काफी जैसे पॉजिटिव अभी डेवलप हो रहे हैं ये सेक्टर के लिए। जैसे आप देखो गवर्नमेंट की थ्रस्ट टुवर्ड लो कॉस्ट हाउसिंग है, हाउसिंग फॉर ऑल है, बैंक रेट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। उम्मीद है कि और भी कम होंगे। सो डेफिनेटली दोनों इन्वेस्टर मतलब जो हाउस बायर्स है उनको भी बेनिफिट है और डिमांड बढ़ेगा, एज वेल एज जो LIC का जो खुद का LIC हाउसिंग का खुद का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही बढ़िया था फॉर द क्वार्टर। और अगर मतलब अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रखना चाहिए रख रही है उनका, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक एक साल में उनको ऑलमोस्ट 515 का 530 रुपीज का लेवल नियर टर्म में दिख सकता है। अगर वो ऐड करना चाहती है शी कैन अगेन ऐड मोर, मे बी अराउंड 450 लेवल्स, अगर 450 का लेवल अगर बाय चांस मार्केट करेक्ट होता है एंड द स्टॉक गोज डाउन, यहाँ से बस 15-20 रुपया नीचे शी कैन ऐड, डेफिनेटली शी कैन ऐड। ओके, तो किरण जी यहाँ से 15-20 रुपए के आसपास ही अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस में कमजोरी आती है तो शायद ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे नई खरीदारी, फ्रेश खरीदारी करने के लिए। आउटलुक अच्छा है, नियर टर्म में टारगेट्स बड़े एग्रेसिव बताएं चाइना ने, तो रखे रहें अपने पोर्टफोलियो और ऐड भी करें अगर कमजोरी आए तो। पुणे से अब हमारे साथ विजय लोधा जी जोड़ रहे हैं। विजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। यस सर। हाँ, मेरे पास HDL के शेयर है, HDIL। हाँ, और 90 के भाव में एवरेज लिए है। मार्केट बहुत डाउन है, क्या करना चाहिए? HDIL 90 की बाइंग हो गई है और 65 के लेवल्स पे इस समय कामकाज कर रहा है, तो इनको 25 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। बेहद वोलेटाइल, एकदम से शार्प मूव्स आए थे, उतनी इक्वली स्ट्रांग करेक्शन आया है। राकेश, कोई चांसेस स्टॉक में रिकवरी के? मेरे लिए अगर मैंने निवेश कर रखा है 25 रुपए नीचे तो प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल पाएगा? बने रहूं? देखिए आशीष जी, एज ऑफ नाउ तो बने रहना चाहिए, काफी ऊपर की खरीद है और पॉजिटिव चीज ये है कि नीचे में 57 के अराउंड स्टॉक का एक बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है। और एक बार अगर ये स्टॉक ट्रेडिंग के नजर से देखें तो 66 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड ब्रेकआउट होगा, तब 74-75 के लेवल्स क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। 90 की खरीद है, रह दूंगा अभी तो पोजीशन को होल्ड करें, नीचे के 57 रुपए के लेवल पे नजर रखें, वो लेवल मेरे को ऐसा लगता है टूटेगा नहीं और एक पुल बैक रैली टुवर्ड्स 74-75 देखने को मिल सकती है। एक बार 75 के लेवल आते हैं तब दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हमारे साथ मुंबई से विश्वरूप जी जुड़ रहे हैं, विश्वरूप रेड्डी साहब। रेड्डी साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मैं रेड्डीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो 5 क्वांटिटी है मेरे पास, अभी उसका क्या बिकने चल रहा था, वो क्या करना चाहिए उसके लिए? डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करी थी, 600-625 रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज तो अपने हाई से ऑलमोस्ट 1000 रुपए से ज्यादा झटक चुका है। अच्छा विश्वरूप जी, ये बताएं, ये आपने लंबी अवधि के लिहाज से लिया था, अगर सलाह दी जाए कि आप फर्दर यहाँ पे खरीदारी करें तो आप कर पाएंगे? हाँ, लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए, ठीक है। हाँ। शाइना, क्या करना चाहिए मुझे? डॉक्टर रेड्डीज में एकदम से गाज गिर गई, पहले USFD के इश्यूज थे, उसके बाद दूसरे कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात करी थी। हालांकि बाजार में उस इशू को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन USFD की गाज तो गिरी, तगड़ी गिरी, 1000-1100 रुपए स्टॉक झटक चुका है। इनका भी 600 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करें? देखिए एक्चुअली USFD का जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत डिफिकल्ट है बोलने के लिए कि उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ जो लेटर्स दिए हुए हैं उसका वेदर प्रोडक्ट लॉन्चेस के ऊपर मेरा मानना है हो सकता है इन द नेक्स्ट 1 to 2 years प्रॉब्लम हो। एट द सेम टाइम जो फॉल हुआ था स्टॉक का, अभी लग रहा है कि ये जो लेवल्स है उससे थोड़ा बाउंस देने की तैयारी कर रहा है। इट इज कंसोलिडेटिंग एट करंट लेवल्स एंड देयर इज अ बाउंस। तो अभी इन्वेस्टर के पास जो शेयर्स है वो होल्ड करें। मेरे हिसाब से उनका जो बाइंग प्राइस था वो ये बाउंस में हो सकता है ये वापस मिले। आई थिंक ही कैन पुट अ डीप स्टॉप लॉस, 3000 का स्टॉप लॉस होल्ड करके रखे, जस्ट इन केस थिंग्स डोंट वर्क आउट, यू नो, अगर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए देन एक 3000 में वो एक बार निकल जाए। बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से बाउंस में ये 3700 3800 का लेवल उनको दिख सकता है, तो एक बार वो लेवल पे वो अपना निकल जाए। ओके, तो विश्वरूप जी 3000 पे स्टॉप लॉस लगाएं, कंसर्न्स हैं लेकिन शायद आपका आपके बाइंग लेवल्स के ऊपर जाता हुआ एक काउंटर नजर आएगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे चाइना कह नहीं इवॉल्विंग सिचुएशन है,
कोई भी दिक्कत आई 3000 के नीचे जाएगा तो रिस्की हो सकता है, तो वो स्टॉप लॉस वहां पे मेंटेन करके चले। छोटा सा ब्रेक, शाइना और राकेश हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आईटीएल की इस समय क्या पोजीशन चल रही हैं, किस तरह का रिटर्न्स क्लॉक कर रहे हैं हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स, और साथ साथ इस बीते हफ्ते के विजेता से भी बातचीत करें। चलिए, इस समय इंडियन ट्रेडिंग लीग में किस तरह के रिटर्न्स हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स, हमारे तमाम खिलाड़ी कमा रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ट्रेडर्स का लीडरशिप बोर्ड और सुमित सैनी बीते हफ्ते 260% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाते हुए, इनफैक्ट दिलीप, आनंद और दीपेश के भी रिटर्न्स बेहद स्ट्रांग है, 80 से 110% तक के रिटर्न्स सबने कमाए। लेकिन सुमित गजब का लीडरशिप लेते हुए, गजब की लीड लेते हुए 260% के रिटर्न्स। विमेंस लीग आपकी स्क्रीन पर और रीना बेन पटेल ने बीते एक हफ्ते में 65% के रिटर्न्स कमाए हैं। इनफैक्ट उनको बड़ी कड़ी टक्कर गंगा ठाकुर जी दे रही हैं, ऑलमोस्ट 61% के आसपास के रिटर्न्स। दीपिका और भावना बहन का भी परफॉर्मेंस बीते हफ्ते कमेंडेबल रहा है, 26 से 36% तक के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। कमोडिटीज लीग में किस तरह की पोजीशंस चल रही हैं वहां पे देख लीजिए। वंश मुंजाल साहब बीते एक हफ्ते में 140-142% के रिटर्न्स इन्होंने कमा कर दिए हैं। इनफैक्ट अनिल, आनंद, ज्ञानचंद जैन साहब, इन सब ने 60 से 75% तक के तगड़े रिटर्न्स कमाए हैं। लेकिन चलिए, आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और हम कोशिश करते हैं जो इस हफ्ते का, बीते हफ्ते का लीडर रहा था उससे बातचीत करने की। जैसे मैंने बताया, ट्रेडिंग लीग में सुमित सैनी ने एक हफ्ते में 260% के रिटर्न्स कमा कर दिए। हमारे साथ सुमित जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, कांग्रेचुलेशन। गजब ढा दिया आपने, एक हफ्ते में 260% के रिटर्न्स, ये कमाल किया कैसे सर? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच आशीष जी। मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी। मैं निफ्टी ऑप्शंस में ज्यादा काम करता हूँ। हाँ। और मैंने ये देखा कि पूरे मंथ के अंदर 77 पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने जब 77.30 के आसपास मार्केट आई तो 79 की कॉल बाई की, और जब 79 के आसपास मार्केट आई तो मैंने 78 की पुट बाई की, और दोनों में अच्छा मुनाफा कमाया। हाँ जी। अच्छा, इस समय भी कोई पोजीशन ओपन है? सिर्फ निफ्टी पे ही रणनीति बनाते हैं ऑप्शंस में, क्या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बनती है आपकी? ज्यादातर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करता हूँ। अच्छा, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, पेशे से तो आप एडवोकेट हैं सर? हाँ जी। है ना? तो दिन भर फिर ट्रेडिंग कैसे कर पाते हैं, स्क्रीन कैसे देखते हैं? कोर्ट में बैठे बैठे चेक करते हैं क्या? नहीं सर, लैपटॉप लेके जाता हूँ मैं साथ में। हाँ। अब बीच में जब भी टाइम लगता है तो मैं उसमें देख लेता हूँ लैपटॉप में। चलिए, तगड़ा मुनाफा कमाया सर आपने। अच्छा, इस समय कोई ओपन पोजीशंस हैं या फिर बाजार में, क्योंकि आपकी रणनीति तो सही पड़ी, तो हमें बताएं बाजार में आपका क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है बाजार कैसा रहेगा? अभी तो मेरे को ये लग रहा है कि एक्सपायरी तक तो शायद थोड़ा सा वीक ही रहे, लेकिन गुरुवार तक वीक है। हाँ जी, शायद। हाँ। और उसके बाद जैसे ये पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा तो इसमें इसके बाद मेरे ख्याल में मेरे को लगता है कि दिसंबर के अंदर 83 तक फिर जाएगी शायद मार्केट। तो दिसंबर सीरीज अच्छी रहेगी, इस सीरीज की एक्सपायरी थोड़ी कमजोर हो सकती है। चलिए सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन, गजब के रिटर्न। 260-265% बीते एक हफ्ते में सुमित जी ने कमा के दिए हैं। तो वैसे आप भी अगर आईटीएल में भाग लेना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, और गजब के रिटर्न्स कमाने के आपके पास शानदार मौके। देखते रहिए सीधी सी आवाज। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। बाजार में सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। कमोडिटी बाजार में चौतरफा गिरावट, सोना चांदी आधा %, क्रूड 3% फिसला, निकेल 3.5% और कॉपर 2% नीचे। एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट के शेयरों में तेजी, 21 दिसंबर से सेंसेक्स में होंगे शामिल, वेदांत और हिंडाल्को बाहर।
एसबीआई समेत 17 लेनदार किंगफिशर के एसेट्स की करेंगे नीलामी। विजय माल्या सरकारी बैंकों का कर्ज चुकाने को तैयार, कंपनियों में बेचेंगे हिस्सा। आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों की क्लास लेंगे वित्त मंत्री, डूबते कर्ज और दरों में कटौती पर होगा खास फोकस। और जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर हरकत फिर शुरू, दोपहर 12 बजे संसद की संयुक्त समिति की बैठक। और क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक, सेंसेक्स निफ्टी एकदम सपाट कामकाज कर रहे हैं। फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द इस समय आपको घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी खरीदारी है। मिड कैप्स 1 तिहाई, स्मॉल कैप्स 2 तिहाई फीसदी की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। और मैं लगातार ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं जो अभी इस समय मोमेंटम पकड़ रहे हैं। सुमित इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आएगा, 15% के उछाल के साथ ये काउंटर कामकाज कर रहा है। लवेबल लॉन्जरे 9 से 10% का मूवमेंट। मैंने इससे पहले प्रिकॉल की बात करी थी। सुब्रॉस एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी आपकी स्क्रीन पर 8-9% का उछाल है। मुक्ता आर्ट्स, कनोरिया केमिकल्स 8 से 9% के आसपास की तेजी। और कुछ देर पहले मैंने आरपीजी लाइफ की बात करी थी, तब 17-18% तेजी दिखा रहा था। इस समय 20% के अपर सर्किट पर जाके वो काउंटर भी लॉक हो चुका है। तो तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। राकेश, मैं मिस आउट कर रहा हूं मुझे लग रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक आइडियाज दीजिए जहां पे मैं खरीदारी करूं, ट्रेडिंग के लिहाज से पैसा बना पाऊं। देखिए आशीष जी, पहला कॉल रहेगा मेरा अशोका बिल्डकॉन पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी, चाहे वो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो अशोका बिल्डकॉन हो, सब में एक पॉजिटिव रुझान चल रहा है। अशोका बिल्डकॉन को खरीदने की राय रहेगी 172 के स्टॉप लॉस के साथ 194 के लक्ष्य के लिए। दूसरा आशीष जी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले टाटा मोटर्स के डीवीआर को रिकमेंड किया था, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। वादा बाजार में देखें तो शायद 4% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है लॉन्ग साइड पर। टाटा मोटर के डीवीआर को खरीदने की राय है। 285 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 317, 318 के लक्ष्य के लिए इसको बाय किया जा सकता है। आशीष जी, मारुति पे भी नजर रखनी चाहिए। पहला ऑटो काउंटर है जो नए लाइफ टाइम हाई पे गया है आज फेड मीट से पहले, तो इन सब काउंटर्स में लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से प्रतीक कुमार जी का सवाल था बलिया से टाटा मोटर्स पे। तो आपने, क्योंकि राकेश ने आपको तब सुझाया था टाटा मोटर्स के डीवीआर, पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, टाटा मोटर्स का डीवीआर तो रिकमेंड करा ही था राकेश ने। दूसरा स्टॉक जो रिकमेंड करा है वो अशोक लेलैंड और मारुति सुजुकी पे भी आप रेडार पे रखें, उस पर भी नजरें बना के रखें। अशोका बिल्डकॉन एक और स्टॉक है, माफ कीजिएगा, उसमें खरीदारी करने की सलाह 2 से 3 दिन के लिहाज से यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन चलिए हमारे साथ कोलकाता से अमित कुमार जी जुड़ना है। अमित जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। या गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली मेरे पास एसबीआई का 700 शेयर है 310 एंड आईटीसी का है 356 का 150 क्वांटिटी। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें, और मैं टेक्समेको इंफ्रा के बारे में भी जानना चाहता हूँ, तो उसमें क्या राय है आपका? टेक्समेको इंफ्रा रेल बजट से पहले कुछ खरीदने की तैयारी कर रहे हैं आप? Yes sir, so I want to invest in Texmeco Infra also, so for that only I want to get the view of this particular stock. शाइना, टेक्समेको इंफ्रा आप ट्रैक करती हैं क्या? आई थिंक उनका देर इज सम मूवमेंट इन द स्टॉक। अगर हम लास्ट कपल ऑफ वीक्स का देखें उसमें बाइंग आ रही है। सो आई थिंक वहां पर आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या रीजन है, बट देर इज सम बाइंग इंटरेस्ट दैट इज कमिंग इन दिस स्टॉक। एज फार एज उनका जो दूसरे स्टॉक्स है एसबीआई एंड आईटीसी, यू नो दोनों में आई थिंक आईटीसी उन्होंने पूछा, एसबीआई दोनों स्टॉक्स। या आई थिंक ये दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर। अगर वो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है आई थिंक ही कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन द स्टॉक्स। थोड़ा बहुत वीकनेस आ रहा है, बट आई थिंक दोनों के, अगर जैसे एसबीआई के रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, बिजनेस यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूव होना चाहिए एज द इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, इट इज जस्ट 1.2 times बुक, विच इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ बैंक लाइक एसबीआई। दे आर फुली प्रिपेयर्ड टू मीट जो इंक्रीजिंग कंपटीशन आ रहा है, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। तो वहां पर अगर वो होल्ड करते हैं इट इज नाइस। ही कैन कीप अ वेरी नियर टर्म स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 240। अगर वहां से जाता है तो यू नो थोड़ा और करेक्शन होता है, ही कैन पुट 240 रुपीज स्टॉप लॉस। मेरे हिसाब से यहाँ पर बाउंस आएगा 280 का लेवल वो टारगेट रख सकते हैं फॉर द मीडियम टर्म। आईटीसी का वहां पर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो रहा है, रिजल्ट्स वो वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वहां पर अगर वो टारगेट रखते हैं मेरे हिसाब से he can keep a target of about
maybe he can keep a target of about 350 and keep a stop loss of about maybe 320, 325 का stop loss रख सकते हैं. ओके, लगातार स्टॉक्स फोकस में है. 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पे समय 2 स्टॉक पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे. स्ट्राइड्स आर्कोलैब, जहां पे यूएस एफडीए से एक मंजूरी भी मिली है, और पेट्रोनेट एलएनजी. शुक्रवार को अच्छी खबरें आई थी, राज गैस के साथ शायद करार होता हुआ नजर आए. नया करार में शायद वो पेनल्टी ना लगे, पीनल एक्शन ना लगे, और गैस की कीमतें शायद कम होंगी. फ्राइडे को एक्शन में था, आज भी हरकत में, और वो भी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पे पहुंचता हुआ. छोटा सा ब्रेक, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं. ब्रेक के बाद ही सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे. जेपी इंफ्रा, ऑप्टो सर्किट्स, HUL, एक्सिस बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स होंगे हमारे रडार पर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हमारे साथ जमशेदपुर से आराधना जी जुड़ रही हैं. आराधना जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरे पास एनसीसी के 300 शेयर 109 रुपए के भाव पे हैं और ये एवरेज वैल्यू है. ठीक है. और सुजलॉन 25 रुपए के भाव पे है 500 शेयर. तो सर इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एनसीसी भी 82-83 के आसपास. अच्छा, ये आपने जब लिया था आराधना जी, तो लंबी अवधि के लिहाज से लिया था या थोड़ा सा ट्रेडिंग की मानसिकता थी? नहीं, लंबी अवधि के लिए ही था. अच्छा. पहले फर्स्ट टाइम जब एनसीसी ले रहे उस समय मैं 114 के रेट पर ली थी करीब. चलिए, लेकिन एवरेज आउट करने के बाद भी थोड़ा सा प्रेशर काफी ज्यादा आया है स्टॉक में. इनफैक्ट इन दोनों स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा प्रेशर आया है. शाइना, ये दोनों स्टॉक्स एनसीसी और सुजलॉन एनर्जी लंबी अवधि के लिहाज से क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और गिवन द बैकड्रॉप की इनकी खरीदारी से कुछ नीचे समय चल रहे हैं, तो इनके लिए रणनीति क्या होगी? देखिए, मेरे हिसाब से उन्होंने काफी लॉस किया दोनों स्टॉक्स में, और इन माय व्यू ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं बनते हैं. बेसिकली दीज आर ट्रेडिंग स्टॉक्स. अगर उनके बैलेंस शीट क्वालिटी देखो तो जैसे अभी सुजलॉन की जो बात करें, इट इज द नेटवर्थ इज नेगेटिव 7,000 करोड़ नेगेटिव नेटवर्थ है, और उनका डेट इससे डबल है, ऑलमोस्ट अबाउट 15,000 करोड़ का डेट है. तो यहाँ से मतलब जरूर देयर इज सम चेंज, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है. जो लॉस था वो काफी लॉस घट चुका है. सो एट दिस पॉइंट डेफिनेटली शी कैन होल्ड, बट एक लिहाज से ट्रेडिंग के हिसाब से आप देख लीजिए, अगर बाउंस आता है, मेरे हिसाब से बाउंस आना चाहिए स्टॉक में. काफी करेक्शन हो गया था. आई थिंक अगर उनको 25 का जैसे लेवल दिखता है, 24-25 का, तो एक बार उनको बुक करके लॉस अपना बुक करके निकल जाना चाहिए. इन्वेस्ट इन सम बेटर क्वालिटी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्डिंग करते हैं, बिकॉज मार्केट अभी अच्छा अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. एनसीसी ऑल्सो मेरे हिसाब से वहां पर भी बहुत हाई बीटा स्टॉक है, वहां पर भी हो सकता है एक थोड़ा बहुत बाउंस आए, लेकिन एक लेवल वो 80-82 लेवल्स पे कंसोलिडेशन करता है, थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल आता है उस लेवल पे. तो वहां पर भी अगर वो निकलना चाहते तो एक बार निकल जाए. 74 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए. बेसिकली वहां पे बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल ओवर, और उनके प्रोजेक्ट भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं इम्प्रूव हो, तो हो सकता है यहां से बाउंस होगा. लेकिन मेरे हिसाब से देयर इज अ बिग प्रेशर ऑन द बैलेंस शीट. तो ये दो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो नहीं लॉन्ग टर्म के लिए रखें, बाउंस में एक बार निकल जाए. ओके, तो बाउंस में आपको निकलना पड़ेगा, लंबी अवधि के लिए आज शायद इतने अट्रैक्टिव नहीं है. शाइना, हमने कई सारे स्टॉक्स पे आपसे बातचीत करी, डिस्क्लोजर्स में नहीं, जो भी स्टॉक्स आज बात किए हैं मेरे पास कोई भी नहीं होल्डिंग है, नो इंटरेस्ट. क्या रखती हैं फिर आप पोर्टफोलियो में मैम? I have stocks like Ashok Leyland, I have stocks like Fortis Healthcare. मेरा जो नजरिया है बेसिकली मैं बिजनेस एक्सपेंशन का ओवर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म देखती हूँ. मैं ग्रोथ भी देखती हूँ बेसिकली, सो दैट मिड कैप स्टॉक्स में हमको अच्छे रिटर्न मिले. तो आई होल्ड दोस टाइप ऑफ स्टॉक, टर्न अराउंड टाइप ऑफ स्टॉक. अशोक लेलैंड, फोर्टिस हेल्थकेयर जैसी कंपनीज आप रखें. शाइना, आपका बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए. लेकिन आप एक फोकस करेंगे इंटरेस्टिंग खबर पर. 21 दिसंबर से सेंसेक्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं. वेदांता और हिंडाल्को सेंसेक्स से बाहर होंगे, जबकि इनकी जगह एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंसेक्स में ये दोनों स्टॉक्स एंट्री लेंगे. इसके बाद सेंसेक्स का वैल्यूएशन सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसको डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जोड़ रहे हैं. अनिल जी हाय. सेंसेक्स का पी मल्टीपल कितना कम होगा, और ये जो कहा जा रहा है सस्ता होने के बाद, ऐसा क्यों कहा जा रहा है सर?
देखिए, इस वक्त सेंसेक्स जिस पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है वो है 20.5 के आसपास, और इस बदलाव के बाद जिसमें कि दो ऐसे स्टॉक जो मेटल स्पेस के हैं, वेदांता और हिंडाल्को, ये बाहर निकल जाएंगे, और साथ में जो दो कंपनियां आएंगी वो अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां। तो जब मुनाफा कमाने वाली कंपनियां आएंगी और नुकसान करने वाली कंपनी बाहर निकलेगी, जिसमें खासतौर से वेदांता ने बड़ा नुकसान किया है, तो जाहिर सी बात है कि सेंसेक्स की जो सारी कंपनियां मिलकर कमाई करती है वो कमाई बढ़ेगी, और जब वो कमाई बढ़ती है, और पी मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जितनी कमाई ये कंपनियां सब मिलकर कर रही है उसके कितने गुना पर सेंसेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। तो अभी अंदाजा ये है कि सेंसेक्स की 30 ही कंपनियां जो मिलकर कमाई कर रही है, वो एवरेज उनकी अर्निंग पर शेयर आती है लगभग 1225 रुपए के आसपास। तो उस लिहाज से 20.5 का पी मल्टीपल अभी सेंसेक्स का है, जो कि घटकर 19% के आसपास का रह जाएगा। तो उस लिहाज से आपको लगेगा कि सेंसेक्स अब सस्ता होता हुआ दिख रहा है, और इनकी कंपनियों की जो ईपीएस है वो बढ़ेगी और पी मल्टीपल में कमी आएगी। सस्ता होता दिख रहा है, मतलब आसान शब्दों में इस बदलाव से सेंसेक्स में क्या और तेजी की गुंजाइश बनने वाली है? वैसे देखा जाए तो हाँ, और वो इसलिए कि अगर आप 1.25 से 1.25% से पी मल्टीपल कम होता है, 1.25 गुना पी मल्टीपल कम होता है, तो फिर कितना बदलाव होना चाहिए? अंदाज से 1500 पॉइंट का। तो देखा जाए तो सेंसेक्स में दो अच्छी कंपनियां, दो मुनाफे वाली कंपनियां आ जाए, और दो कम मुनाफा कम करने वाली या नुकसान करने वाली कंपनियां अगर बाहर निकल जाए, तो इन्हीं लेवल्स पर, इन्हीं कंपनियों के दम पर सेंसेक्स को 1500 पॉइंट और बढ़ना चाहिए। लेकिन जनरली बाजार ऐसे ट्रेड नहीं करता कि अचानक से आज तुरंत आपको 1500 पॉइंट की तेजी दे दे। लेकिन होगा क्या, जो फंड मैनेजर ये देखते हैं कि ओवरऑल बाजार कैसा ट्रेड कर रहा है, महंगा तो नहीं है या सस्ता तो नहीं है, तो उन्हें यह जरूर लगेगा कि सेंसेक्स अब पहले जितना महंगा नहीं रहा, क्योंकि उनकी जो कंपनियां है वो थोड़ी सी ज्यादा कमाई वाली आ गई हैं, तो अब सेंसेक्स थोड़ा सस्ता दिखेगा। तो उसमें होगा ये कि ओवरऑल मैक्रो पिक्चर के लिहाज से लगेगा कि ये एक अच्छा बदलाव है, जिसमें ज्यादा मुनाफे वाली कंपनियां आ रही है, और जिसके चलते वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं। तो कई बार फंडामेंटल एनालिस्ट जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े महंगे वैल्यूएशन है, इतने महंगे वैल्यूएशन पे हम नहीं खरीदना चाहेंगे, 15-16 का मल्टीपल ज्यादा अच्छा है, 25 का मल्टीपल हो जाए तो महंगा है, तो वो कहेंगे कि नहीं, इनमें मल्टीपल कम होने से अब सेंसेक्स में तेजी की गुंजाइश बन सकती है। तो रूम बनेगा, क्योंकि वैल्यूएशन कुछ हद तक आकर्षक लगेंगे। कई लोग हिस्टोरिकल पीई की बात करते हैं, उनको शायद अट्रैक्टिवनेस बढ़ती हुई नजर आए उस पी कंपैरिजन के मुकाबले, तो शायद ये गुंजाइश बनेगी। लेकिन आज ये चारों स्टॉक्स में एक्शन एकदम टेक्स्ट बुक के लिहाज से देखने को मिल रहा है। वेदांता, हिंडाल्को बाहर जाने वाले हैं, 2-2.5% दोनों में कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है। एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हालांकि दिसंबर में इंक्लूजन होना है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर 2 से 2.5% की मजबूती के साथ कामकाज। अनिल, आपका धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लूंगा। हमारे साथ ब्रेक के बाद राकेश बंसल बने हुए हैं, उनके साथ स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे। चलिए स्टॉक्स फटाफट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। सबसे पहले हैदराबाद से सतीश जी का सवाल। कोल इंडिया 700 शेयर, 418 की खरीद। राकेश, देखिए आशीष जी, काफी ऊपर की खरीद है। मेरा तो मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टेक सेल के चलते अगर स्टॉक में गिरावट आती है या स्टेक सेल के अराउंड जब प्राइस नोन होता है, उन स्तरों पे एवरेजिंग करके लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। दीवा से दीपक जी का सवाल। पावर ग्रिड 400 शेयर, 304 की खरीद। आशीष जी, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। गिरावट पे एवरेजिंग करके लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। भोपाल से गुलरेज अहमद का सवाल। जुबिलिएंट फूडवर्क्स 450 शेयर, 1605 की बाइंग है। आशीष जी, इसमें भी 6 से 8 महीने का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। रायपुर से रहमत कुरैशी, जीएसएफसी 900 शेयर, 90 की बाइंग। आशीष जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उछाल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। बीकानेर से संजय यादव, जेपी पावर 2200 शेयर, 21.5 की बाइंग। आशीष जी, एक पुलबैक रैली स्टॉक में ड्यू है। किसी भी बड़ी पुलबैक रैली स्टॉक में आती है जो मुझे ऐसा लगता है आ सकती है, तो उस पुलबैक रैली को यूज करना चाहिए पोजीशन से निकलने के लिए। गुड़गांव से विजय का सवाल। HCL टेक्नोलॉजीज 100 शेयर, 900 की बाइंग। आशीष जी, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। पंजाब से नर्मदेश्वर जी का सवाल है। इनके पास हिंडाल्को 50 शेयर, 88.5 की खरीद। आशीष जी, इन्हीं स्तरों के आसपास की खरीद है। मेरा ऐसा मानना है खरीद के आसपास के भाव जैसे ही मिलते हैं निकलने की कोशिश करनी चाहिए। झुंझुनू राजस्थान से अरविंद जी का सवाल। अदानी पोर्ट 10 शेयर, 331 की बाइंग।
आशीष जी, आज तो स्टॉक अच्छी रैली ले रहा है, पोजीशन में बने रहने की सलाह है। अगर स्टॉक गिरावट में 240 से 250 के अराउंड कभी मिलता है तो एवरेजिंग करके लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। पटना से रतन कुमार, अशोक लेलैंड 20 शेयर 58 की बाइंग। आशीष जी, काफी नीचे की खरीद है, साल से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 135 के लक्ष्य मुझे ऐसा लगता है 1 साल प्लस का नजरिया बनाते हैं तो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। पुणे से सचिन वैद्य, IDFC हैं, मेरे ख्याल से ये डीमर्जर से पहले का है, तो इस सवाल को मैं अवॉइड करना चाहूंगा कि पता नहीं चार्ट में किस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। वाराणसी से अमित कुमार जी का सवाल है, आइडिया 50 शेयर 150 की बाइंग। आशीष जी, कोई महंगी खरीद नहीं है, किसी भी पुल बैक रैली में 115 के अराउंड के प्राइजेस जैसे मिलते हैं निकलने की सलाह रहेगी। वाराणसी से आकाश जी, अदानी इंटरप्राइजेस 25 शेयर 101 की बाइंग। आशीष जी, उछाल पर खरीद के आसपास के दाम जैसे भी मिले निकलने की सलाह रहेगी। कोलकाता से तौसीफ आलम, HDFC बैंक 22 शेयर 1090 की बाइंग। आशीष जी, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 1.5 से 2 साल में स्टॉक 1500 के प्राइजेस दिखा सकता है। ओके, चलिए राकेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। इस बीच वित्त मंत्री की एक्चुअली बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम PSU चीफ्स के साथ वो बैठक है, तो उसके लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन्स पर आते हुए तमाम मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होने वाला है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो सेंट्रल बैंक ने सरप्राइज 50 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती करी थी, उसके बाद ट्रांसमिशंस को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे वित्त मंत्री साहब, ऑब्वियस है। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो जो इंद्रधनुष स्कीम थी उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके हालात, तमाम सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो इस नई सरकार ने, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो इस नई सरकार लेके आई थी, उनके अपडेट पे बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट इनके एसेट्स को लेकर, NPAs जो लगातार पाइल अप हो रहे हैं उनको लेकर कहा जा रहा है यहाँ पे बातचीत होने वाली है। तो तमाम मुद्दे हैं जिसपे शायद यहाँ पे बातचीत हो। फंड इन्फ्यूजन की बात करी गई थी 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की, तो उस पर अपडेट, आगे के आउटलुक पे बातचीत। इसका आउटकम मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग शेड्यूल्ड है, तो एक वेट करेंगे और CNBC आवाज पे डिटेल पे चर्चा भी करेंगे जो भी आउटकम आएगा। लेकिन चलिए, सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त, ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड। नमस्कार।